अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक वीकली सेशन। आज जो है वो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, और तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू। आप बिल्कुल ठीक है, आप खरीद से। सर, सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करें। आज जो है वो मार्केट में काफी तेजी थी। हमने काफी देखी आज की मार्केट में 1000 पॉइंट जो है मार्केट जो है वो बढ़ गई। और इसकी क्या वजह है? क्या बजट की वजह है कि बजट जो है आने वाला है, जो 10 जून को आने वाले हैं? ये इसकी वजह है, ये क्या रीजन है इसके पीछे? एंड सेकेंडली ये भी बताइएगा कि बजट की वजह से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे, और जो है वो किन स्टॉक पे स्पेशली इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से जो है वो बजट की वजह से जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और किन से नेगेटिव। जी, देखिए आज की तेजी की वजह बजट तो नहीं थी। बजट की वजह से तो कुछ पिछले दिनों में हम कंसोलिडेशन और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ही देख रही थे, क्योंकि गवर्नमेंट किन सेक्टर्स पे टैक्सेस लगाएंगे, किन स्टॉक्स पे इम्पैक्ट होगा, इन्वेस्टर जरा उन फैक्टर्स को देख रहे थे और उस वजह से वेट एंड सी अप्रोच थी। हाउएवर पिछले 2 दिनों में हुआ ये है कि जिस तरह टी-बिल के कट ऑफ तेजी से नीचे आए हैं और फिर इन्फ्लेशन का नंबर जो कि प्रॉब्ली कल या मंडे को आ जाएगा, वो 13 से 14% के दरमियान एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है और वही वजह बनी कि मार्केट में जो है वो हम काफी अच्छी तेजी देख रहे हैं। फॉरेन लोकल इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी थी, वो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर। तो ये दो प्राइम रीजंस थे मार्केट की परफॉर्मेंस के आज के दिन में। बहरहाल जो बजट है उसका इम्पैक्ट तो आई थिंक बजट आने के बाद ही मार्केट पे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर पे टैक्सेस किस तरह लगते हैं, डिविडेंड पे टैक्स बढ़ता है या नहीं बढ़ता, सीजीटी पे बढ़ता है, कैपिटल गेन पे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। पॉजिटिव में इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कुछ सेक्टर्स के लिए फेवरेबल पॉलिसीज या इंसेंटिव्स आ सकते हैं, जिस तरह हम सुन रहे हैं कि टैक्स ये जो मोबाइल फोन असेंबलर्स हैं उनके लिए कोई एक फेवरेबल पॉलिसी आनी है, तो ये एयरलिंक के लिए काफी बेहतर होगा। इस तरीके से आज ऑटो पार्ट्स वाले भी जो ऑटो पार्ट सेक्टर भी जो प्राइम मिनिस्टर से मिले और उन्होंने भी अपनी तजावीज़ात दी हैं। तो अगर मुल्क में लोकलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए अगर उनको कोई इंसेंटिव्स दिया जाता है, तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव होगा ऑटो पार्ट सेक्टर के लिए। बल्कि हाउएवर ओवरऑल बजट जब रिलीज होगा फिर ही इस पे सही से आइडिया हो सकेगा कि किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव और किस सेक्टर के लिए नेगेटिव है। सर, सीमेंट, स्टील और जैसे कि आपने बताया ऑटो, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इन चारों में जो है वो आज हमने तेजी देखी, काफी ज्यादा इनमें तेजी थी। तो इसकी कोई बेसिक रीजन है, कोई पीछे इसकी कोई वजह है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें बेसिकली जब आपके इंटरेस्ट रेट्स कट होने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो सिक्लिकल सेक्टर्स हम इन्हें कहते हैं, सीमेंट, स्टील, ऑटोज, फार्मा, ये सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं। इनमें डेट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है, इनकी अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक ये वजह थी इनमें तेजी की कि जो इंटरेस्ट रेट कम और होने की एक्सपेक्टेशंस है 10 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी में, उस वजह से जो है वो सीमेंट्स और स्टील में इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं। सर, हप्को का बताएगा कि हप्को पे क्या वजह रही तेजी की? जी, देखिए हप्को में कुछ फॉरेन एंड लोकल इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी। इसके अलावा वो स्टॉक्स जब इंटरेस्ट रेट नीचे होता है तो वो स्टॉक्स जो कि जिनकी अच्छी डिविडेंड यील्ड होती है वो भी उनमें भी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि अगर ट्रेजरी बिल में या बैंक में अगर आपके पैसे लगे हुए हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद अगर वो 14-15% उस पर आपको रिटर्न मिलता है और डिविडेंड यील्ड हप्को जैसे आपने कहा, इनकी यील्ड आज भी 17, 18 और 20% के दरमियान है। अगर इस तरीके के स्टॉक्स में जो है वो आपको बेहतर रिटर्न मिलता है तो इन्वेस्टर्स फिर उन स्टॉक्स में बाइंग करते हैं। आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हम देख रहे हैं, यूबीएल बैंक, मीजान बैंक, एमसीबी बैंक, इन सब में एक्टिविटी है। वो वजह यही है कि इसमें डिविडेंड यील्ड्स इनकी काफी बेहतर है। सही। तो बैंक से कौन सी स्टॉक जो है वो आप सजेस्ट करेंगे आगे आने वाले टाइम में? देखिए बैंक्स में मैं रेकमेंड, अगर आप डिविडेंड यील्ड्स को देख रही हैं तो यूबीएल बैंक, मीजान बैंक, एमसीबी बैंक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर कैपिटल गेन पोटेंशियल किसका अच्छा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा हबीब बैंक और नेशनल बैंक।
पीएसओ और एफएमसीजी ये दोनों जो है वो आज नहीं चले, जबकि मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट ऊपर थी। तो क्या वजह है और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को जो है वो कब एक्यूमुलेट करना चाहिए? नहीं नहीं, इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, बट इनमें से ट्रिगर जो है वो बनेगा सर्कुलर डेट की तरफ कोई पेशरफ्त होती है, इस पे भी हम हो सकते हैं कि बजट में इस पर कोई डेवलपमेंट देखें। बट जिस तरह हम रेकोटेक की अगर कोई न्यूज देखते हैं तो ये ओजीडीसी पीपीएल के लिए काफी बेहतर होगा। फिर हम इंटरेस्ट रेट्स का अगर नीचे आना जो है वो पीएसओ के लिए काफी बेहतर होगा। फिर आप अगर गैस प्राइसेस बढ़ा देंगे तो सर्कुलर डेट कम होगा, इसके पीएसओ नॉर्थ के लिए काफी बेहतर होगा। तो आई थिंक इनके ट्रिगर्स डिफरेंट है, वो जिस जिस तरीके से वो ट्रिगर्स आएंगे तो इनकी प्राइस भी परफॉर्मेंस उस तरफ से उसके बाद आ जाएगी। तो नेटफ्लोर, एवियन और अक्टूबर इन तीनों में जो है वो आज अपर लॉक लगा, तो क्या वजह थी? देखिए, आप के सेशंस में ही हमको 4-6 महीने पहले जो है वो आप ही क्वेश्चंस पूछती थी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर कब चलेगा, और हम उस वक्त यही कहते थे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो हर सेक्टर जो है वो एक साथ नहीं चलता, पहले कुछ प्राइमरी सेक्टर्स में कुछ पहले इंटरेस्ट आ जाता है, कुछ सेक्टर्स बाद में चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह आपने उस वक्त ईएनपीस काफी चल रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि ईएनपीस में कंसोलिडेशन है और बाकी सेक्टर्स में जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी में। तो आई थिंक वो भी सेक्टर जो है ये काफी जिस तरह सिस्टम से एक बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसमें काफी टाइम से कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इसी तरह बाकी टेक कंपनीज है, वेंसियन, नेटसोल, ऑक्टोपस, तो आई थिंक ये कंपनीज थी बेहतर, लेकिन उसमें जो है वो ब्रॉडर मार्केट में उस वक्त पार्टिसिपेशन नहीं आ रही थी। अब हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में आ रही है, ऑटो सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, सीमेंट भी कर रहा है, स्टील भी कर रहा है, पिछले कुछ दिनों पहले फार्मा ने भी किया था। तो आई थिंक ये सिर्फ वजह ये कि ये कैचअप कर रहे हैं करंट मार्केट रैली के साथ, और इनकी अर्निंग्स तो वैसे ही अच्छी थी, तो इसमें भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ गया है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% जो है वो कम हो जाएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है आरिफ हबीब की तरफ से, तो क्या ये बात सच है, कितनी हकीकत है? देखिए, इसमें आपके पास रूम जरूर इंटरेस्ट रेट कट करने का, जिस तरह मैंने बताया है इन्फ्लेशन 13 से 14% के दरमियान एक्सपेक्टेड है, 22% का पॉलिसी रेट है, तो हमें बस कट करने का तो बहुत ज्यादा रूम है। हाउएवर साथ बजट भी आ रहा है और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस बढ़ानी है, तो उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जो है वो हो सकता है कि स्टेट बैंक इस पॉइंट को मद्देनजर रखे और शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो 200% ना हो, उससे थोड़ा कम हो, लेकिन 200 बिप्स ना हो, उससे कम हो, लेकिन जो है वो आपके पास स्पेस जरूर है ये करने की, तो हम इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि 200 बिप्स का कट आ सकता है। सर सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आज एंड डे था, लास्ट वीक था, दो वीक का, और कल नेक्स्ट वीक जो मंडे से मार्केट क्या रहेगी, क्या बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी, मार्केट में तेजी होगी या क्या मोमेंटम? देखिए, मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे हम बजट के करीब जाएंगे तो मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन में आ जाएगी, और वैसे ही इन्वेस्टर जरा वेट एंड सी अप्रोच की तरफ जाएंगे। बट एक ट्रिगर हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का भी है 10 जून को, तो हमें उसको उसकी तरफ भी देखना है। आई थिंक मंडे की मार्केट में अगर इन्फ्लेशन का नंबर 13 से 14% का आता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, और हम यही तेजी जो है वो मंडे वाले दिन बरकरार होते हुए देख सकते हैं। तो टॉपिक जी, हमारी टॉपिक्स ईएनपी सेक्टर में ओजीडीसी, पीपीएल और पीओएल है। हमारी टॉपिक्स बैंक्स में एचबीएल बैंक, नेशनल बैंक और डिविडेंड यील्डिंग बैंक्स में यूबीएल, मीजान और एमसीबी है। हम सीमेंट्स में डीजी खान, मेपल, पाइनियर और फौजी सीमेंट रेकमेंड कर रहे हैं। स्टील में भी लाइक मुगल, फर्टिलाइजर में ईफर्ट और एफएफसी रेकमेंड है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती दिया। आगे आने वाले सेशन में जो है आपको ट्रेन बाइक थैंक यू।